वेलकम टू एड्यू एडवाइस पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सिर्फ फ्यूचर की नहीं बल्कि आज की जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। दैट इज यूथ एम्पावरमेंट, नेशन बिल्डिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अभिषेक, जो क्लाइमेट एक्शन, यूथ लीडरशिप और सोशल डेवलपमेंट के फील्ड में एक्टिवली काम कर रहे हैं। नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर भी यूथ एंगेजमेंट और कम्युनिटी सर्विस में काफी मीनिंगफुल इनिशिएटिव लीड किया है। अभिषेक जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड वेलकम टू एड्यू एडवाइस पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर आने का अवसर दिया और इतने महत्वपूर्ण विषय पर बात करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। या सो आज हम सब यूथ इज अ फ्यूचर बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखे जाए तो यूथ को डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी डिस्कशन में कितना मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन मिल रहा है? आपके अकॉर्डिंग एम्पावरमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होना चाहिए? पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हम लोग यह इस पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पुनः। मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन से क्या आशय है? बिल्कुल उत्तम सवाल है और आज की जनरेशन को और सभी को समझना चाहिए। देखिए, यूथ पार्टिसिपेशन मीनिंगफुल होना चाहिए, तभी वो सार्थक हो पाएगा। केवल युवाओं की सहभागिता केवल बाहर से नहीं होना चाहिए, बाहर तक निहित नहीं होना चाहिए। युवाओं की सहभागिता पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड गवर्नेंस सभी लेवल पे होनी चाहिए। केवल युवाओं को मार्गदर्शक बनकर या फिर सहभागिता कर कर ही अपने इस नेशन बिल्डिंग नहीं की जा सकती, या वो मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन नहीं है। युवाओं के साथ को कॉपरेशन कर कर उन्हें एज अ पार्टनर ट्रीट करना पड़ेगा। तो केवल सहभागिता से बढ़कर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन और मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन से बढ़कर को क्रिएटर, को पार्टनर, तब जाके हम किसी भी एक सशक्त राष्ट्र और एक सशक्त विश्व की नींव रख सकते हैं। तो इस हिसाब से यह पैरामीटर होना चाहिए यूथ से, यूथ भागीदारी का। ओके। सो हम जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स में यूथ का बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है, लाइक नॉट टू दैट लेवल और नॉट टू दैट मार्क, अप टू दैट मार्क। तो आपका ओपिनियन क्या है इसमें? अगर उन्हें जाना भी है, देर इज ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ फंडिंग एज वेल टू स्टार्ट विथ, एंड इट्स नॉट अ इजी जर्नी टू गो देयर। सो आपका ओपिनियन क्या है इस पे? बिल्कुल सही बात है। देखिए, युवाओं की सहभागिता राजनीति में, यूथ पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स एंड स्पेशली इलेक्टोरल गवर्नेंस मॉडल। जब हम बात करते हैं, भारत एक विशाल देश है जहाँ पे 140 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है और दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश भारत है। परंतु जब हम पार्लियामेंट और राज्यों की विधानसभा को देखते हैं, तो इसके अंदर यूथ हमें दूर दूर तक नजर नहीं आता। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है बोलने में कि जो यूथ को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए वो अभी तक मिला नहीं है। उसके कई कारण हो सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, परंतु जो वर्तमान लोकसभा में अगर आप देखेंगे और वर्तमान राज्यों की विधानसभा में देखेंगे, तो मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन आपको ना के बराबर नजर आता है। अब इस ये जो चुनौती है, इस चुनौती को पार करने के लिए देखिए, एक तो पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स में यूथ पार्टिसिपेशन है, लेकिन किस लेवल पे? वो है पार्टी लेवल पर, पोस्ट लेवल पर। परंतु जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जो कि डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसके अंदर आपको यूथ रिप्रेजेंटेशन कम मिलेगा। भारत जैसे विशाल देश को चलाने के लिए अगर एक अनुभवी नेता की आवश्यकता है, तो उसी के साथ साथ एक युवा जोश की भी आवश्यकता है। दोनों के तालमेल को बढ़ाकर ही हम इस भारत जैसे जो विकसित भारत की परिकल्पना है, तो पहले विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन इन एवरी लेवल। इसके पहले हमने प्रश्न में बात करी थी कि हम लोगों को केवल सहभागिता नहीं, सार्थक सहभागिता, जिसमें पार्टनरशिप, को क्रिएशन एंड जो जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी जिम्मेदारी कैसे युवाओं को दी जा सकती है।
तो वहां तक करने की आवश्यकता है। अब युवा राजनीति में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो कई प्रकार के पैरामीटर्स हैं जहाँ आज के जमाने में भारत में एक पॉलिटिकल पार्टियों का एक स्थान, क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी और राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी पे कई बड़े पैमाने पर युवाओं की सहभागिता हुई है। और पिछले, अगर आप देखा जाए तो पिछले 10 से 15 सालों में युवाओं का आकर्षण राजनीति को लेके बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु गवर्नेंस में कितना आगे बढ़ा है, ये क्वेश्चन मार्क वाली बात है, और इसी के ऊपर काम करने की आवश्यकता आज भी है। भारत जैसा विशाल देश, जहां पर इतनी बड़ी युवा आबादी है, परंतु भारत में आज भी राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन नहीं हो पाया है। ये एक चिंता का विषय है। जब हम युवाओं की भूमिका की बात करते हैं, तो युवाओं की भूमिका के लिए प्लेटफॉर्म तैयार है, परंतु वो प्लेटफॉर्म कई मायनों में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। और रही बात युवाओं की राजनीति में सहभागिता की, तो इसके अंदर दोनों माध्यम से प्रयास करना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टियों के भी माध्यम से प्रयास करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्टोरल टिकट जो डिस्ट्रीब्यूशन है, स्थानीय स्तर पर नगर निगम से लेके, पंचायत से लेके, नगर निगम से लेके, राज्यों की विधानसभा से लेके राष्ट्र की संसद तक, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को इन इन विषयों पर चर्चा कर एक अपनी विद इन पॉलिटिकल पार्टी ही एक कोटा आरक्षण कर युवाओं को टिकट देना पड़ेगा। युवाओं पर भरोसा करना पड़ेगा। जब आप भरोसा करेंगे तो निश्चित रूप से जो सहभागिता है वो बड़े पैमाने पर होगी। और जो जो विकसित भारत की परिकल्पना है, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण युवाओं की भागीदारी है। तो जब पार्लियामेंट में, जब हम आज वर्तमान में पार्लियामेंट की सीटों की बढ़ाने की बात कर रहे हैं, 800 से ज्यादा सीटों की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर कितने युवा उस नई लोकसभा में जाएंगे, तो यह सोचने वाली बात है। और इसके ऊपर सभी पॉलिटिकल पार्टियों को एक मत से काम करना चाहिए, और विद इन पॉलिटिकल पार्टी अपने को, पॉलिटिकल पार्टी को अपनी पार्टी के अंदर इस चीज को लागू करना चाहिए। कई पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काफी युवा हैं, बात तो वो युवाओं की करते हैं निश्चित रूप से, और कई महत्वपूर्ण पदों पर हैं युवा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, उसमें युवाओं की भागीदारी जितनी होनी चाहिए उतनी भी नहीं है, और काफी कम है। ओके, आपने राइटली बोला है कि इंडिया हैज अ लार्जेस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड, बट इट इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड टू दैट एफिशिएंट मैनर which it has to be used in. पर इसके रास्ते क्या, आपने जैसे एक बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज सर्टेन रिजर्वेशन प्रोवाइड करे यूथ को, पर दैट इज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल की ही बात करें, इट टुक सो मेनी इयर्स टू बी पास्ड। और वो तो इट वुड बी, नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ इट, वो कितने साल में फिर से पास होगा। व्हाट कुड बी द इजी पाथ, कि वो लोग हाँ करियर भी उनका ना छोड़े और उसके साथ में ही ऐसे कोई वो पॉलिटिकल एंगल में इन्वॉल्व हो, मतलब दे आर नॉट लिविंग द करियर कंप्लीटली, इनस्टेबल नहीं है वैसे काइंड ऑफ। बिल्कुल सही बात आपने बोली, लेकिन एक्चुअली दो प्रश्नों को आपने जोड़ दिया। मेरा कहने का मतलब था, वुमेन रिजर्वेशन एक संवैधानिक तरीके से लाया गया रिजर्वेशन है, परंतु मैंने ये बात बोली कि पॉलिटिकल पार्टी को स्वतः संज्ञान लेकर अपनी अपनी पार्टी के अंदर युवाओं के लिए पर्टिकुलर सीट को आरक्षण करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मध्य प्रदेश की विधानसभा देखें, 230 विधानसभा हैं, तो दोनों तीनों जो पॉलिटिकल पार्टी है, सारी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको स्वतः संज्ञान लेके, मैं इसको संवैधानिक दर्जा पहनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप, मैं उसको या बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी विद इन पार्टी यह डिसाइड करे कि हम पॉलिटिकल लेवल पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पर युवाओं को टिकट देंगे, युवाओं पर भरोसा करेंगे। युवा केवल झंडा उठाने के लिए नहीं है, युवा केवल यात्रा में चलने के लिए नहीं है, यह भी महत्वपूर्ण पार्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। यह सब राजनीतिक क्रियाकलाप है जो कि सभी इसके अंदर भागीदारी करते हैं, महिला करती, युवा करती, सभी करते हैं। परंतु जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, जब डिसीजन मेकर बनने की बात आती है, जब संवैधानिक पदों की बात आती है, तो उसके अंदर पार्टी को युवा चेहरों को आगे लाकर उन्हें जिम्मेदारी देना और उन पर विश्वास करना, यह करना होगा। तब जाके इस देश के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में
राज्यों की विधानसभा में, देश की संसद में और पंचायतों में जो युवाओं की भागीदारी हम की बात हम कर रहे हैं, उसका सपना साकार होगा। Yeah, not legally, but political parties involving ki ha, we have to give them certain section. Yeah, yeah, got it. So yeah, that would be great step which the political parties can take in. सो नेशन बिल्डिंग सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, स्टूडेंट्स, कॉलेज और यंग प्रोफेशनल भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे आपने अभी यूथ के बिल्कुल। बारे में बोला है। अगर आज के स्टूडेंट जेन्युइनली कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उन्हें किस डायरेक्शन में काम शुरू करना चाहिए? देखिए, नेशन बिल्डिंग सभी प्रकार से की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक सशक्त नागरिक बनना भी नेशन बिल्डिंग है। अगर आप एक सशक्त नागरिक है, एक जागरूक नागरिक है, भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्यों से लेकर भारतीय संविधान को अनुसरण करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो भी आप नेशन बिल्डिंग में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। परंतु हम बात करते हैं कि इससे परे जाके नेशन बिल्डिंग कैसे की जा सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि युवाओं को अपने जीवन में वो किसी भी क्षेत्र में काम करें। मैं ये नहीं कह रहा सारे युवा सामाजिक क्षेत्र में काम करें, वो जिस भी क्षेत्र में काम करे, वो फिर जॉब हो सकती है, या फिर वो कोई इनोवेशन हो सकता है, स्टार्टअप हो सकता है, सोशल सर्विस हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस हो सकती है, पॉलिटिकल सर्विस हो सकती है। किसी भी यात्रा की शुरुआत करें, उस शुरुआत की यात्रा में, उस यात्रा के अंदर एक महत्वपूर्ण पद, एक महत्वपूर्ण कार्य उसे करना चाहिए कि उसे यह तय करना चाहिए कि मैं जीवन के सभी स्तर में कैसे समाज की सेवा कर सकता हूँ। ठीक है, तो सेवा करने का माध्यम उसको खुद को चयन करना होगा। अपने कोई भी कार्य वो करे, कोई दो राय नहीं है, वो अगर अपना जीवन यापन करने के लिए किसी भी क्षेत्र में काम करे, वो उसके अनुकूल अपनी मर्जी के हिसाब से कार्य कर सकता है, परंतु उसे अपने जीवन के एक पहलू को समाज सेवा के रूप में समर्पित करना चाहिए। और केवल युवाओं की भागीदारी नहीं है नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग जो है, राष्ट्र निर्माण है, वो समाज के सभी वर्गों से लेके सभी एरिया जब मिलते हैं, तब जाके एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है, जिसके अंदर महिलाओं की भागीदारी, युवाओं की भागीदारी, समाज के सभी वर्ग की भागीदारी, सभी धर्म की भागीदारी, और बचपन से लेके जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबको मिलाकर जब एक साथ हम कदम आगे बढ़ाते हैं, तब राष्ट्र का निर्माण होता है। और जिसके अंदर निश्चित रूप से युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अ, युवा केवल एक लक्ष्य को लेके नहीं चलता है। जब युवा कोई लक्ष्य बनाता है, तो वो लक्ष्य सीधा साथ राष्ट्र निर्माण के कार्य से जुड़ता है। वो, और युवाओं को लक्ष्य हमेशा बड़े बनाने चाहिए। छोटे सपने देखना ही सबसे बड़ा पाप है आज के जमाने में। तो युवाओं को नौकरी से बढ़कर स्वयं का व्यवसाय, और स्वयं के व्यवसाय से बढ़कर स्टार्टअप, सभी क्षेत्रों में अपनी अपनी एक सार्थक सोच को लेकर, बड़ी सोच को लेकर राष्ट्र निर्माण के कार्य करना चाहिए, जिसके अंदर युवाओं की भागीदारी भी है, सिविल सोसाइटी की भी भागीदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी भागीदारी है, राजनेताओं की भी भागीदारी है, निश्चित रूप से सभी वर्गों की भागीदारी। और इन सभी वर्गों की भागीदारी से, सार्थक भागीदारी से किसी भी राष्ट्र का निर्माण होता है, और तब जाके राष्ट्र शिक्षित होता है, और उस शिक्षित राष्ट्र से ही विकसित राष्ट्र का निर्माण होता है। या आपने बहुत राइटली बोला है कि स्टार्टिंग विथ वेरी स्मॉल थिंग इज ऑल्सो नेशन बिल्डिंग, एंड यस, यूथ शुड मूव टुवर्ड्स दिस। और आपने काफी काम किया है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज विथ वेरियस इनिशिएटिव। सो क्लाइमेट चेंज की डिस्कशन काफी बदल गई है, लेकिन स्कूल्स और कॉलेज में क्लाइमेट एजुकेशन अभी भी लिमिटेड है। आपके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में क्लाइमेट लिटरेसी को किस तरह इंटीग्रेट किया जा सकता है ताकि स्टूडेंट्स में भी अवेयरनेस हो और वो भी प्रैक्टिकली ये सब इम्प्लीमेंट कर पाए? देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है, जो हमारी पर्यावरण की समस्या है, वो केवल इस जनरेशन तक सीमित नहीं। यह आने वाली सारी जनरेशन, मैं कहता हूं कि जब तक इस हमारा जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी तक क्लाइमेट चेंज की समस्या निहित है और रहेगी। तो जब इतनी बड़ी समस्या है और इतनी दीर्घकालीन समस्या है, तो इसका समाधान के लिए भी दीर्घकालीन हमें कदम उठाने की आवश्यकता है।
तो क्लाइमेट के ऊपर हम लोगों ने काम करना शुरू करा, हमने लोगों के व्यवहार को, उनके आचरण को समझना शुरू करा कि लोगों किस नजरिए से क्लाइमेट चेंज को देखते हैं। तो काफी लिमिटेड नजरिए से लोगों क्लाइमेट चेंज देखते हैं, सबसे पहली बात। तो जब क्लाइमेट चेंज पे आपको एक पीढ़ी दर पीढ़ी आपको कार्य करना है, तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे आचरण में, हमारी शिक्षा में क्लाइमेट चेंज के अनुकूल शिक्षा लेके आना अत्यंत आवश्यक है। जब हम क्लाइमेट एजुकेशन की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से भारत सरकार और राज्य सरकार के जो बोर्ड है, उसके अंदर जलवायु परिवर्तन के ऊपर शिक्षा दी जाती है, निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु उस शिक्षा का क्या पैमाना है, उस शिक्षा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और उस शिक्षा को कैसे उन युवाओं के, उन बच्चों के आचरण में निहित किया जा सकता है। देखिए, अगर बच्चों को उनके आचरण में जलवायु परिवर्तन के प्रति अगर संवेदनशील बनाने की कोशिश की गई, या उन्हें बताने की या उन्हें समझाने की कोशिश की गई, तो वो बच्चा जब बड़ा होकर युवा बनेगा, और युवा होने के बाद वो एक नागरिक बनेगा, तो वो एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा, एक पर्यावरण संवेदनशील नागरिक बनेगा। इसीलिए छोटे पैमाने पर ही बच्चों को जलवायु शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए भारत सरकार के जो बोर्ड है, केंद्रीय सीबीएसई बोर्ड है, और जो स्थानीय राज्य सरकारों के जो बोर्ड है, उसके अंदर बड़े पैमाने पर क्लाइमेट एजुकेशन को लागू किया जाना चाहिए। और शिक्षा के सभी क्षेत्र में, प्रैक्टिकल में भी, पोस्ट थ्योरेटिकल पार्ट में भी, और एक्टिविटी के माध्यम से, इन समग्र जलवायु परिवर्तन की शिक्षा के माध्यम से बच्चों को क्लाइमेट एजुकेशन उनके उनके जीवन शैली का हिस्सा बनाना होगा। जब बच्चा बड़ा होगा, और उसी जीवन शैली के हिस्से से जब बच्चा बड़ा होगा, तो बड़ा होकर वो किसी भी क्षेत्र में जाए। देखिए, एक उदाहरण आप समझिए, जब किसी स्कूल में जलवायु परिवर्तन को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय बना दिया जाता है, और बच्चों को उसी के अनुसार उनके अनुसरण किया जा सकता है, तो जब उसी स्कूल का बच्चा बड़े होकर आईपीएस अधिकारी बनेगा, तो वो ऐसी नीति का निर्माण नहीं करेगा जिससे जलवायु परिवर्तन को हानि पहुंचे, या जलवायु जो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचे। या फिर उसी स्कूल का बच्चा कोई सिविल सर्विस में, पॉलिटिकल सर्विस में जाएगा, तो ऐसी नीति और निर्धारण का समर्थन नहीं करेगा जो हमारी जलवायु को, हमारी पर्यावरण को हानि पहुंचाता हो। तो जब ये जनरेशनल प्रॉब्लम है, जलवायु परिवर्तन एक जनरेशनल प्रॉब्लम है, जो आने वाले कई जनरेशन तक इस जनरेशन को इसके परिणाम भोगने होंगे। तो हमें भी कार्य ऐसा करना होगा जो जनरेशन वाइज जनरेशन आगे बढ़ता जाए, और एक सशक्त समाज के साथ साथ एक सशक्त पीढ़ी जो जलवायु परिवर्तन को समझते हुए उसी शिक्षा को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम करे, जिसकी जिम्मेदारी, मैं फिर आपको एक बात इस दर्शकों को बोलना चाहूंगा आपके माध्यम से, कि जलवायु परिवर्तन से निपटना केवल सरकारों का काम नहीं है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकार से लेके एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से सिविल सोसाइटी तक, और सिविल सोसाइटी से आगे बढ़कर समाज के सभी वर्गों तक, और समाज के सभी वर्गों से लेके समाज के अंतिम वर्ग के व्यक्ति तक, इन सब जब मिलकर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर कार्य करेंगे, तब जाके अमूलचूल परिवर्तन आएगा। और इस विश्व की सबसे बड़ी, मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूं, इस दुनिया का सबसे बड़ा संकट है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से अगर नहीं समय रहते निपटा गया, तो ये जितने भी विश्व में 193 जो यूनाइटेड नेशन रिकॉग्निशन कंट्री है, उस कंट्री में जितनी भी पॉलिटिक्स होती है, यूनाइटेड नेशन से लेकर दुनिया की सारी कंट्री में जो राजनीति होती है, उस राजनीति जिस देश में होती है, जिन लोगों पर होती है, वो कुछ नहीं बचेगा। तो अगर इस यूनाइटेड नेशंस को, और इस यूनाइटेड नेशंस के जितने जिम्मेदार और सभी जो राष्ट्र हैं, जो अपने अपने देशों में पूर्ण रूप से राजनीति करते हैं, तो उस राजनीति करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है, जो राजनीति करने के लिए जो देश हैं, जो लोग हैं, अगर वो लोग ही नहीं होंगे, तो आप किसी भी मुद्दे पर कोई लड़ाई नहीं कर पाएंगे। और अपना मुद्दा चलाते हैं जो अलग अलग प्रकार से, उस मुद्दा चलाने के लिए वो प्लेटफॉर्म ही नहीं बचेगा। तो सारी राजनीति
को एक तरफ रखते हुए, को साइड में रखते हुए, आपको सबसे पहले एक पूरे विश्व में एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए। पॉलिसी तो बनी है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, ताकि हम ये जो दुनिया की सबसे बड़ी संकट है उससे निपटा जा सके और आगे बढ़ा जा सके, और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक सशक्त, सुरक्षित और सस्टेनेबल वर्ल्ड को छोड़कर जा सके हम। बहुत बहुत धन्यवाद। या आपने बहुत राइटली बोला है कि जब व्हेन क्ले वी कैन मोल्ड द क्ले एनी हाउ, मतलब चाइल्डहुड में वी कैन मोल्ड इट एनी हाउ, और चाइल्डहुड से ही उनको क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने एजुकेशन दिया, तो दे वुड बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन द वे यू मेंशन। एंड अनदर एस्पेक्ट, द वर्ड विच यू यूज, सस्टेनेबल कंट्री, सो उसके रिगार्डिंग मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। आज सस्टेनेबिलिटी एक बज़वर्ड बन चुका है, लेकिन स्टूडेंट्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के पर्सपेक्टिव से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? और ऐसे कौन सा स्मॉल इनिशिएटिव जो कैंपस इंप्लीमेंट कर सकते हैं रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को काफी आसान भाषा में समझने का हम कोशिश करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या? ऐसा डेवलपमेंट जो पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए समाज को विकसित करने की ओर अग्रसर हो, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कैसे किया किया जा सकता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। ऐसे पदार्थों का और प्रोडक्ट का उपयोग किया जाए जिससे पर्यावरण को हानि ना हो। जैसे छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स है। मैं मध्य प्रदेश में इंदौर का निवासी हूँ। इंदौर की मैं आपको बात बताता हूँ। इंदौर में एक कैंपेन लॉन्च हुआ था, काफी अच्छा और खूबसूरत कैंपेन था, झोलाधारी इंदौरी। जो लोग आज वर्तमान में पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में, जो थैली का उपयोग करते हैं, जो ऐसे प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, जो प्लास्टिक का उसको जब हम पर्यावरण में या मिट्टी में हम लोग उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए सालों लग जाते हैं। ये भी कम बात है, मतलब सालों से भी ज्यादा लग जाते हैं, जिसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते, लेकिन वो प्लास्टिक खत्म नहीं होता है। तो हमें उस प्लास्टिक का बहिष्कार करना चाहिए, और ऐसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे प्रोडक्ट का यूज करें जो पर्यावरण के अनुकूल हो, जो पर्यावरण को हानि ना पहुंचाते हो। कई प्रकार से जैसे मैंने आपको उदाहरण झोले का दिया, इसके अलावा भी कई सस्टेनेबल फैशन, हम आप युवा हैं, मैं युवा हूँ, अगर हम बात करते हैं तो कई वर्तमान में ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं जो सस्टेनेबल फैशन की बात करते हैं, और न केवल बात करते हैं, उनका कई प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर भारत में चालू भी हो चुका है। ऐसे ऐसे कपड़े, ऐसे क्लॉथ, ऐसे आपके शूज, ऐसी आपकी वेयर जो कि सस्टेनेबल हो और ऐसे पदार्थों से बनी हो जिसके अंदर, जिसने पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाई हो, तो हम सस्टेनेबल फैशन का यूज कर सकते हैं। और कैसे हमारी दिनचर्या में हम कैसे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स को लाकर जलवायु के अनुकूल प्रयास करते हुए, जलवायु अनुकूल हम पदार्थों का उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। झोलाधारी इंदौरी की बात हुई, सस्टेनेबल फैशन की बात हुई। मानता हूँ मैं इस चीज को, मैं इसमें मुझे पॉडकास्ट में इस चीज को भी मेंशन करूंगा कि कई मामलों में सस्टेनेबल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है वो महंगी है, निश्चित रूप से, क्योंकि इनका अभी प्रोडक्शन काफी स्मॉल लेवल पे किया जा रहा है। परंतु जहां तक कोशिश हो सके, अपने बजट को ध्यान में रखते हुए, अपने फाइनेंस को ध्यान में रखते हुए, आप अपने छोटे छोटे इनिशिएटिव के माध्यम से आप सस्टेनेबल प्रोडक्ट का यूज करें। और जो मार्केट में सस्टेनेबल प्रोडक्ट हैं, निश्चित रूप से उसकी कॉस्ट एक साधारण प्रोडक्ट से ज़्यादा होती है। परंतु इसी में यहाँ पे जब बात हम करते हैं कि डिमांड और सप्लाई की, तो अभी उसकी डिमांड और सप्लाई का जो स्तर है वो काफ़ी निम्न स्तर है, जिसके कारण यह प्रोडक्ट थोड़े से दूसरे उसी के मुकाबले, जो वो प्रोडक्ट है उसके मुकाबले यह ज़्यादा होते हैं, उसका रेट ज़्यादा होता है। परंतु आने वाले समय में जब बड़े पैमाने पर सस्टेनेबल प्रोडक्ट का बिजनेस किया जाएगा, तो निश्चित रूप से उस प्रोडक्ट की भी कॉस्ट कम होगी, और उसके माध्यम से आप अपने जीवन शैली में सस्टेनेबल जीवन शैली अपना कर आगे बढ़ सकते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस में, आप अपने घर में कैसे सस्टेनेबल वे को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर अनेक प्रकार की आपको जानकारी मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन
इसके आगे बढ़कर आप अपने घर के जो प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट को सस्टेनेबल बनाने की दिशा में काम करें, ताकि आपकी जीवन शैली के साथ साथ आपका घर भी सस्टेनेबल बन सके और हम एक सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल के साथ आगे बढ़ सके। और आपने इस बात को लेकर मैं एक प्रश्न से हटकर एक बात बोलना चाहूंगा युवाओं को, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि आज के जमाने में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में स्टार्टअप की कमी है। तो मैं उन सभी युवाओं को बोलना चाहूंगा, एक ये बहुत बड़ा मार्केट है, आप इसके अंदर आइए। और इतनी बड़ी रीच है, भारत जैसा विशाल देश जहाँ पे अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से अगर प्रॉपर इनोवेशन करते हैं और उसकी सप्लाई लाइन को डालते हैं, तो निश्चित रूप से जन जागरूकता के साथ इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल जीवन शैली के प्रोडक्ट को बनाकर आप इसको व्यापार में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, और वो व्यापार भी सस्टेनेबल होगा क्योंकि आपके प्रोडक्ट सस्टेनेबल है। तो ये भी एक बहुत बड़ी नीच है, एक बहुत बड़ा मार्केट है। इस मार्केट में अभी काफी अपार संभावना है और काफी कम प्लेयर्स इस मार्केट में हैं। तो मैं उन सभी युवाओं को बोलना चाहूंगा कि जो भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, जो भी एक नई कार्यशैली अपनाना चाहते हैं, जिनके जो एक क्लाइमेट चेंज को लेके, जलवायु परिवर्तन, एसडीजी गोल्स को लेके थोड़ी सी भी चिंता करते हैं और अपना व्यापार आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप जलवायु के अनुकूल व्यापार में आगे बढ़ें, कार्बन क्रेडिट के माध्यम से और सस्टेनेबल कार्यशैली और सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनाते हुए इनोवेशन के माध्यम से। इस क्षेत्र में अपार संभावना है और इस क्षेत्र में भी आप काफी प्रगति कर सकते हैं, और इस क्षेत्र की प्रगति जो होगी वो सही मायनों में राष्ट्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। Yeah, very innovative suggestion to the youth who are watching this podcast. And आजकल we have incubation centers as well by the government जहाँ पे they can do proper research and development and they have बिल्कुल। to start their incubation center, I mean their startups. So अभिषेक जी, आज के डिस्कशन से एक बात क्लियरली समझ आती है कि यूथ सिर्फ फ्यूचर लीडर्स नहीं बल्कि प्रेजेंट चेंज मेकर्स भी है। सो क्लाइमेट एक्शन हो, नेशन बिल्डिंग हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर स्टूडेंट्स को सही डायरेक्शन और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा तो वो सोसाइटी में बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो एड्यू एडवाइस पॉडकास्ट पर अपना वैल्यूबल टाइम और इंसाइट शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आज के कॉन्वर्जेशन से स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स और यंग प्रोफेशनल सभी के लिए इंस्पायरिंग और थॉट प्रोवोकिंग रही होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सो मच मोनिका जी, और आपकी सभी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं एक ऐसा मंच प्रदान करने के लिए जहां पर सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध होती है, और एक इतना चिंतनशील विषय पर बात करने के लिए। और काफी आसान शब्दों में हम लोगों ने कोशिश की है बताने की। और निश्चित रूप से अगर इसकी और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। जो भी सहायता यथासंभव की जाने की हम लोग कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत मोनिका जी और आपकी पूरी एजू स्किल्स टीम को, एजू एडवाइस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना सार्थक प्लेटफॉर्म का निर्माण करा ताकि युवाओं अपनी बात बोल सके और उनको एक उपयुक्त जानकारी के साथ साथ नई लर्निंग और नई इनोवेशन और स्किल्स मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।